हमारा 5वां वीडियो है और इसके अंतर्गत हम जो पहले इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भूगोल के विषय प्रवेश किया जाता है और भूगोल के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसकी सामान्य जानकारी का अध्ययन किया। उसी प्रकार से हम अगला जो टॉपिक है हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारा जो मोटिवेशनल कोट है उसके अंतर्गत यह है कि रास्ते भी जिद्दी है और मंजिलें भी जिद्दी है। हाँ दोस्तों, रास्ते भी जिद्दी है और हमारे हौसले भी जिद्दी है। और देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी है। तो जब तक हम मंजिल को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, आज हम इतिहास के विषय प्रवेश के बारे में जानेंगे और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर समझ में नहीं आए तो डिसलाइक भी जरूर करें। तो आज हम जानेंगे इतिहास के अंतर्गत जो उसकी रूपरेखा है वो अध्ययन करेंगे। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। और अंग्रेजी के अंतर्गत इसको हिस्ट्री कहा जाता है और हिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा घटित हुआ। तो इतिहास के अंतर्गत हम मानव के बीते हुए कल की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास को समझने की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके अंतर्गत मानव सभ्यता का लिखित विवरण नहीं मिलता है, तो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो मानव सभ्यता थी उसके अंतर्गत जो पहले जो मनुष्य की सभ्यताएं थी वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी और अधिकतर उनके जो औजार थे वो पूरी तरह से पाषाणों के या प्रस्तर या पत्थरों के बने होते थे और उन्हीं पत्थरों का उपयोग करके वो उस समय शिकार करना और अन्य सामग्री बनाने में भी उपयोग करते थे। तो सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये कालों का विभाजन भी वहाँ जो उस समय में जो पाए जाने वाली पाषाणों के आकार में अंतर के आधार पर किया गया है। और किसी भी काल का विभाजन जब एक काल से दूसरे काल के अंतर्गत आती है तो उसको उसमें सामाजिक, आर्थिक इत्यादि चीजों में बदलाव आता है, तो उसके आधार पर कालों में बांटते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल है, उस समय जो पाई जाने वाली सभ्यता थी वह अलग प्रकार की थी। फिर उसके अंतर्गत हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ेंगे। और फिर हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके अंतर्गत मानव सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों को भी पढ़ नहीं सकते, तो उस जो इतिहास है उसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसे आद्य इतिहास कहा जाता है। और आद्य इतिहास के अंतर्गत 2 चीजों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है। और यह सिंधु नदी के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई थी और वहीं पर उनका विकास हुआ था, उसके आधार पर उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं।
और दूसरी आती है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता। जिस काल में वेदों की रचना हुई है वो उस समय की जो सभ्यता है उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसका जो अध्ययन किया जाता है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत किया जाता है। अब वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है उनकी वेदों की रचनाओं के आधार पर। तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो उस काल को ऋग्वेदिक काल कहते हैं। और शेष 3 वेदों का निर्माण बाद में हुआ था, तो उस समय की जो सभ्यता थी उस सभ्यता का जो काल था उसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता। ये हम आद्य इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो जो पूरा पाषाण काल है इसे अज्ञात समय से समय से 8000 BC तक माना जाता है। और ये जो BC और AD जो इतिहास के अंतर्गत 2 शब्द आने वाले हैं और अधिकतर बच्चों को ये समझ में आता भी नहीं है। मुझे भी नहीं आया था और बाद में ये बात समझ में आती है कि ये उल्टी गिनती कैसे चलती है और सीधी गिनती कैसे चलती है। तो जो फर्स्ट AD है एनो डोमिनो या बोलते हैं ईस्वी ना, तो जो और 1 ईस्वी के दिन ही ईसाई धर्म का जो संस्थापक है ईसा मसीह उनका जन्म माना जाता है। तो उनके जन्म के आधार पर जो इतिहास के अंतर्गत 2 चीजें समझी जाती है। जो ईसा मसीह के जन्म पूर्व का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। जिसे इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और जो बाद का जो समय है उसे क्या बोलते हैं, ईस्वी। तो उसे क्या बोलते हैं, एनो डोमिनो कहा जाता है। तो ये जो ईसा पूर्व है वो घटते हुए क्रम में आता है, मतलब अवरोही क्रम में। अवरोही कौन होता है, पहले बड़ा, पहले फिर छोटा, फिर छोटा। तो 8000 अज्ञात समय से 8000 तक पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल है ये 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक। और जो नव पाषाण काल है वह 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 3 कालों का अध्ययन करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। यह अलग अलग बुकों में ये जो आंकड़े हैं वो अलग अलग है। मुख्य रूप से समझने की दृष्टि से इसे बांटकर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। और जो ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और जो उत्तर वैदिक सभ्यता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तो ये हम आद्य इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो भी ये सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता ये किस क्षेत्र में थी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी, और वह उसका विनाश कैसे हुआ, उस इत्यादि चीजों का हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत विस्तृत में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक सभ्यता और फिर उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो भी लोग थे उनकी जो सामाजिक स्थिति है, धार्मिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर जो उत्तर वैदिक
सभ्यता है उसके अंतर्गत भी हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशाओं का अध्ययन करेंगे। तो ये था क्या, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। अब अगला आएगा इतिहास ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल जिस काल में लिखित साक्ष्य मिलते भी है और उपलब्ध साक्ष्यों को मनुष्य पढ़ भी सकता है, तो उस सभ्यता को कहते हैं ऐतिहासिक सभ्यता या ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है, जो वैदिक सभ्यताएं थी। अब इसको भी समझने की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन ऐतिहासिक काल, फिर मध्य, और फिर है आधुनिक। प्राचीन ऐतिहासिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो वैदिक सभ्यता के बाद जो जन थे वो जनपद में बने, और जनपद ही जब उसका आकार विस्तृत हो गया तो महाजनपदों का उदय हुआ। तो इसके अंतर्गत हम महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद के बाद जो महाजनपद थे उनमें भी आपसी लड़ाइयाँ हुई, और लड़ाइयाँ होने के बाद जो महत्वपूर्ण जो महाजनपद थी वही आकार में वृद्धि हुई और पूरे भारत के अंतर्गत उसका आधिपत्य होने की स्थिति में आ गई। तो सबसे पहले उसके अंतर्गत भी क्या पढ़ेंगे हम, मगध जो कि पाटलिपुत्र के आसपास है, बिहार के अंतर्गत मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। और जो महाजनपदों का जो समय है वह 600 से 400 ईस्वी तक मानते हैं, और जो मगध का उत्कर्ष है इन्हें लगभग 500 से 300 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अब जो मगध है, मगध के बाद जो एक साम्राज्य हुआ उसके अंतर्गत कौन सा साम्राज्य आ जाएगा, मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनका बेटा बिंदुसार, फिर उनका बेटा अशोक। तो उस समय का जो मौर्य काल है, मौर्य काल एक विशेष महत्व का है, क्योंकि जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो इसी काल से आधुनिक में भी उपयोग की जा रही है। तो उसका अध्ययन हम करेंगे मौर्य काल के अंतर्गत। मौर्य वंश के अंतर्गत हम करेंगे। तो मौर्य वंश कहां से कहां तक है, 323 से 184 ईसा पूर्व तक। और इसी के बीच जो हमारी कोचिंग संस्था का नाम रखा गया है कौटिल्य द्वितीय, और कौटिल्य द्वितीय ही जो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका शिक्षक गुरु कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहते हैं। और उन्होंने एक बुक की रचना करी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक दशाओं का उल्लेख किया गया है। तो वो है, और उनके समय के जो संघर्ष की कहानियां हैं वो भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आता है मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल।
मौर्य के बाद का जो समय होता है उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। उस समय जो मौर्य काल था वो पूरे भारत के अंतर्गत शासन कर रहा था। उसके बाद जो साम्राज्य टूटा अशोक के बाद, वो छोटे छोटे कबीलों में बट गए थे या छोटे छोटे जनपदों में बट गए थे, तो उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के ये मौर्योत्तर काल है 184 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक। और मौर्योत्तर के बाद फिर से जो छोटे छोटे वंश पूरे भारत में शासन कर रहे थे, एक बार फिर एकजुट हुए और एक बड़े विस्तृत साम्राज्य का विकास हुआ। उसे बोलते हैं गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल। और इस वंश का या इस साम्राज्य का समय है 319 से 319 बीसी से 550 एडी तक है। इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत किया जाता है? प्राचीन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत या प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। और इसके बाद एक और सभ्यता आती है जिसे वर्धन वंश कहते हैं, थानेश्वर, जो कि हरियाणा के अंतर्गत आता है। और उसका भी अध्ययन किया जाता है। उसका महत्वपूर्ण एक शासक था जिसका नाम है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही बौद्ध संगति हुई थी, तो उसका भी बड़ा योगदान है। तो उसको भी पढ़ेंगे हम 606 एडी से 646 एडी तक। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास है या प्राचीन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम इतनी सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है मध्य काल या मध्य भारत का इतिहास। मध्य भारत के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं लगभग 7वीं शताब्दी तक। और मध्य भारत के अंतर्गत इसको समझने की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो है इसका समय है 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी या एडी तक। और जो उत्तर मध्यकाल है, सॉरी यह 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, और यह है 13वीं शताब्दी से 15वीं या 18वीं शताब्दी तक है। और पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत भी पढ़ेंगे हम उत्तर भारत के राज्य, दक्कन के राज्य। दक्कन दक्षिण भारत को कहा जाता है, जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से तीनों ओर से घिरा हुआ प्रायद्वीप को दक्कन कहा जाता है। तो जो बीच का भाग है उसे क्या कहते हैं? दक्कन। तो उस क्षेत्र के जो वंश रहेंगे उसका अध्ययन हम दक्कन राज्य के अंतर्गत करेंगे। और एक रहेगा दक्षिण भारत के राज्य। तो उत्तर भारत के राज्यों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, उत्तर भारत के अंतर्गत जो बंगाल के पाल वंश है, सेन वंश है, और एक है प्रतिहार, राजपूत। इनका अध्ययन हम उत्तर
उत्तर मध्यकाल का जो उत्तर भारत के जो राजवंश है या उत्तर के जो राज्य है उसके अंतर्गत हम इन वंशों का अध्ययन करेंगे। और दक्कन के अंतर्गत हम चालुक्य वंश और एक पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। और दक्षिण भारत के अंतर्गत हम चेर, चोल, पांड्य और पल्लव का अध्ययन करेंगे। ये वंश है छोटे छोटे, इनका भी बहुत इतिहास में महत्व है। फिर आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को भी उत्तर के राजवंश, दक्षिण के राजवंश और दक्कन के राजवंशों में बांटा गया है। अधिकतर यही राजवंश आते हैं, लेकिन कुछ का विनाश हो जाता है या कुछ है ना शेष रहते हैं। तो इसके अंतर्गत भी उत्तर के आ जाएंगे, उत्तर के राजवंश, दक्कन के और दक्षिण के राजवंश आ जाएंगे। तो उत्तर के अंतर्गत क्या आ जाएगा? दिल्ली साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत, और चौहान वंश आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान, इनका नाम आपने सुना ही होगा। और फिर दक्कन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चालुक्य, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे जो दक्कन के अंतर्गत आते हैं। और फिर जो दक्षिण के राज्य है इसके अंतर्गत हम जो तेलंगाना है, तमिलनाडु क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो वंश थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत थे पांड्य और होयसल, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो ये जो है ये मध्य भारत के अंतर्गत आते हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। इसके बाद जो उत्तर भारत के राजवंश, दक्कन के और दक्षिण के, तो जो ये राजवंश है इनका अध्ययन हम उत्तर भारत के राजवंश में करेंगे और दक्कन के अंतर्गत चालुक्यों का और दक्षिण भारत के अंतर्गत चेर, चोल, पांड्य और पल्लवों का अध्ययन करेंगे। और उत्तर भारत जो उत्तर मध्यकाल है उसके अंतर्गत जो 13वीं से 18वीं शताब्दी है, उस समय जो हमारे भारत देश में शासन वंश थे में उसमें उत्तर में हो जाएगा चौहान वंश, दिल्ली सल्तनत, और दक्कन के अंतर्गत विजयनगर, बहमनी और मराठे। और दक्षिण भारत के अंतर्गत पांड्य और होयसल, इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? मध्यकाल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अब मध्यकाल के बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक काल। आधुनिक भारत का इतिहास जिसे सत्रह सौ सात जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो मुगल साम्राज्य टूट जाता है और वापस छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे राज्यों में, और उस समय तक जो यूरोपीय कंपनियां थी वो आ चुकी होती है भारत में और उनका प्रभुत्व धीरे धीरे होने लग जाता है। तो उन्हीं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? आधुनिक भारत के अंतर्गत करेंगे। और आधुनिक भारत के अंतर्गत भी हम क्या पढ़ेंगे? जो 1857 की क्रांति, इससे पूर्व जो 1498 में जो वास्को डी गामा आया, यूरोपीय कंपनी, इनका अध्ययन करेंगे। और उनके द्वारा जो भी हमारे यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था स्थापित करी और वही हमारे संविधान के अंतर्गत शामिल भी किया गया है। और उसका अध्ययन हम संविधान के विकास के अंतर्गत करेंगे कि वो किस प्रकार से कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए कानून लाए थे और उनका शासन संचालन किया था, वो पढ़ेंगे। फिर 1857 और फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका बड़ा योगदान है क्योंकि अधिकतर जो संस्था है, सबसे प्राचीन जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और इसी के अंतर्गत हमारे बड़े बड़े
राजनेता हुए हैं। और फिर हम बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे 1905, और फिर 1909 में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम वाले पढ़ेंगे, और फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और फिर 1923 में चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज्य पार्टी पढ़ेंगे। और फिर इसके अंतर्गत जो 1919 है उसके अंतर्गत हम रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पढ़ेंगे। और फिर 1925 में काकोरी कांड, और 1930 में दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ऐसे करते करते हम 1935 में भारत शासन अधिनियम, जो गोलमेज सम्मेलन है 30, 31 और 32 में 3 हुए हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन, और 1946 में कैबिनेट मिशन, और फिर माउंटबेटन योजना आ जाती है 1947 में। उसी के तहत हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता है, और उनका सभी का अध्ययन हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत करेंगे। और यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और इसके अंतर्गत आप इन वीडियो को पूरा देखें, तब जाकर ये इतिहास समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों।